डियर स्टूडेंट्स, ओजोन फाइनल सूट इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत है। हम अगला वीडियो लेके आए हैं पॉलीमर। पॉलीमर से एक क्वेश्चन तो मिनिमम आता है, कई बार एग्जामिनर 2 क्वेश्चन भी दे देता है। तो सबसे पहली बात, पॉलीमर चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है वो मोनोमर यूनिट का आता है, एकलक इकाई का आता है। कौन सा पॉलीमर है जिसकी एकलक इकाई क्या है, उसका क्या टाइप है, कई बार ये भी आ सकता है वो टाइप भी। तो थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ। अगर कोई पॉलीमर का फॉर्मेशन सिंगल मोनोमर यूनिट से होता है, केवल एक ही प्रकार की एकलक इकाई से होता है, तो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं, समबहुलक कहते हैं। और अगर किसी पॉलीमर का फॉर्मेशन एक से ज़्यादा प्रकार की एकलक इकाई से होता है, मोनोमर यूनिट्स एक से ज़्यादा हो, तो फिर उसको कोपॉलीमर कहते हैं, सहबहुलक कहते हैं। एक तो ये बात हुई। दूसरा पॉलीमर का टाइप पूछता है, अगर किसी बहुलक की पॉलीमर की मोनोमर यूनिट्स में पाई बॉन्ड है, तो फिर आपस में जो मोनोमर यूनिट्स आपस में जुड़ेगी तो पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, एडिशन होगी, बहुत सारी चेन आपस में जुड़ेगी, लंबी चेन बनेगी, तो इसको एडिशन पॉलीमर कहते हैं, एडिशनल पॉलीमर कहते हैं, योगात्मक बहुलक कहते हैं। और कई बार एक से ज़्यादा मोनोमर यूनिट्स आपस में अटैच हो और H2O का जो मॉलिक्यूल है वो बाहर निकले, तो उसको कंडेंसेशन कहते हैं, संघनन बहुलक। ये टाइप ही आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं, इन्हीं चारों वर्ड से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले आपके सामने है, हम ये एथिलीन है जिसको एथीन भी बोलते हैं, ये मोनोमर यूनिट है। ये आपस में अटैच होगी, पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बहुत सारी चेन्स मोनोमर यूनिट्स आपस में अटैच हो जाएगी, इसके नाम के आगे एन लिखा हुआ है। ये देखो, ध्यान देना, ये लो, तो यहाँ एन है, बहुत सारी यूनिट्स है, तो बहुत सारी एथिलीन जब आपस में अटैच होता है तो क्या बनता है, पॉलीथीन। पॉलीथीन की भी दो टाइप होते हैं भाई, लो डेंसिटी की पॉलीथीन और हाई डेंसिटी की पॉलीथीन। तो ध्यान देना, लो डेंसिटी और हाई डेंसिटी में केवल घनत्व का अंतर है, डेंसिटी का अंतर है, यहाँ डेंसिटी लो है और यहाँ डेंसिटी हाई है, ये जरूर याद रखना। हाई डेंसिटी को बनाने के लिए कैटेलिस्ट यूज होता है, जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट, जिसको कहते हैं ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। वेरी इंपॉर्टेंट, पहला ही पॉइंट इंपॉर्टेंट आ गया। कौन सी पॉलीथीन को बनाने में जिगलर नट्टा कैटेलिस्ट यूज होता है। यहाँ मेथिल भी आ सकता है, एथिल भी आ सकता है, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों इसलिए बोल दिया ट्राई एल्किल एल्यूमिनियम, और टाइटेनियम के साथ 4 क्लोरीन के एटम अटैच है। चलो भाई, ये हमने एथिलीन बता दिया जो पॉलीथीन की एक अलग इकाई है। पॉलीथीन आप पता हो कि पॉलीथीन अपने प्लास्टिक की थैली वगैरह बोतलें बनाने में ही काम आती है, तो इसका यूज कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं, ये अपने को आता भी है। चलो, दूसरा पॉलीप्रोफिलीन, ये हाँ, नाम से पता पड़ रहा है, प्रोफीन पॉलीप्रोफिलीन, तो ये आपको पता है जब प्रोफीन क्या बनाएगा, पॉलीप्रोफिलीन। ये हमें याद नहीं करना, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपको पता है 2 कार्बन का जो ग्रुप होता है, जो एल्किन होता है, उसका जो मूलक होता है उसको विनाइल कहते हैं, वाइनिल कहते हैं, तो ये है वाइनिल क्लोराइड, इसके आगे एन लगा दो। पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, बहुत सारी चेन आपस में अटैच होगी, तो पीवीसी बन जाएगा, पॉलीवाइनिल क्लोराइड। तो पॉलीवाइनिल क्लोराइड की मोनोमर यूनिट क्या होती है, वाइनिल क्लोराइड। चलो भाई, पीवीसी के तो पाइप वगैरह भी बनते हैं, फ्रश के बनाने के सामान आदि आते हैं। चलो भाई, अगला देखो, ये हमें याद नहीं करना। अब आपको पता है बेंजीन से, ये ध्यान देना, बेंजीन से 2 कार्बन की एथीन जुड़ी हो, ये इसको कहते हैं स्टाइरीन, ये बना देगी पॉलीस्टाइरीन, तो ये लो, पॉलीस्टाइरीन बना लेगी। जब आगे जाके हम पढ़ेंगे ना रबर, ब्यूना एस, तो उसको बनाने में एक यूनिट तो आती है 1,3-ब्यूटाडाइइन और एक आती है स्टाइरीन। एडिशन बहुलक है ही, सह बहुलक हो गया, कोपॉलीमर हो ही गया, एक से ज़्यादा यूनिट है, ये बन गया। अगला है एक्रिलोनाइट्राइल, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वाइनिल साइनाइड भी कहते हैं क्योंकि वाइनिल ग्रुप तो है ही, तो इसको एक्रिलोनाइट्राइल, इसके एन मॉलिक्यूल आपस में अटैच होंगे, एडिशन होगा, तो बन जाएगा पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। इस PAN को ऑर्लोन भी कहते हैं, तो ध्यान देना, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल शॉर्ट में लिख दे PAN, तो इसका दूसरा नाम होता है ऑर्लोन। ये भी एक एडिशन पॉलीमर है, समबहुलक है, एक ही प्रकार की एकलक इकाई भाग ले रही है। अगला इंपॉर्टेंट टेट्राफ्लोरोएथीन है,
तो देखो इससे क्या बनेगा, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। तो इसको शॉर्ट देखो, इंग्लिश भी ध्यान रखना, शॉर्ट में लिख दे PTFE का मतलब है पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन। दूसरा नाम होता है टेफ्लॉन। इससे नॉन स्टिक बर्तन बनाते हैं, सब्जी वगैरह प्रेशर कुकर के नहीं चिपकती क्योंकि उसकी सतह होती है ना, सरफेस, वो इसी की बनी होती है। तो नॉन स्टिक बर्तन बनाने में इसका मेन यूज होता है। और एक जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट नहीं आए तो विद्युत कुचालक सतह बनाने में इसका यूज होता है। चलो भाई, ये तो कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगला, तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है भाई। पॉलीस्टाइरिन भी इंपॉर्टेंट है, पॉली एक्रिलो नाइट्राइल भी इंपॉर्टेंट है, पॉली टेट्राफ्लोरोएथीन भी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई, ये अपने सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में होगा आपको बता दिया जाएगा। ये रो इंपॉर्टेंट, आइसोपिरिन और क्लोरोपिरिन दो नाम इंपॉर्टेंट आए हैं, ध्यान देना भाई। ये लो, आइसोपिरिन में सेकंड पोजीशन पर CH3 ग्रुप होता है, तो इसका IUPAC नेम क्या होता है, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन। ये आइसोपिरिन है, ये बनाएगा। अब आपको पता है यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन है, पाई सिग्मा पाई, तो ये पाई कहाँ चला जाएगा, बीच में। ये देखो पाई कहाँ आ गया, बीच में। अब ये क्या बनाएगा, इसको कहते हैं नेचुरल रबर, प्राकृतिक रबर। लेकिन ध्यान रखना, एल्किन में सेम ग्रुप सेम साइड होते हैं तो इस फॉर्म को कहते हैं सिस। काम की बात, वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेचुरल रबर में जो आइसोपिरिन का कौन सा फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, सिस, इसीलिए इसको कहते हैं सिस पॉली आइसोपिरिन। तो ध्यान रखना, नेचुरल रबर में कौन सा फॉर्म यूज होता है, सिस। और यहाँ पर जिगलर नट्टा कैटलिस्ट काम आता है, ये पॉली आइसोपिरिन है, ये नेचुरल रबर है। अगर यही ट्रांस रूप ले ले तो इससे गट्टा पर्चा, ये भी कई बार ऑप्शन में आ गया है, ये गट्टा पर्चा वाला भी कई बार चारों ऑप्शन में आ जाता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। ये इसका कौन सा रूप है, ट्रांस रूप है, ट्रांस। चलो भाई, ध्यान देना, तो नेचुरल रबर में सिस वाला फॉर्म है एल्किन का। यही अगर मेथिल ग्रुप की जगह Cl जोड़ दे तो इसको क्लोरोपिरिन कहते हैं, क्लोरोपिरिन। अब ध्यान देना, क्लोरोपिरिन क्या बनाता है, नियोपिरिन बनाता है। तो यहाँ ध्यान देना, ये नाम है यहाँ नियोपिरिन, ये लो नियोपिरिन। तो दोबारा एक बार, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर की तो है यूनिट आइसोपिरिन, जिसमें सिस फॉर्म यूज होता है। और ध्यान देना, नियोप्रिन बनाने के लिए क्लोरोपिरिन यूज होता है, जिसका नेम है 2-chloro-1,3-ब्यूटाडाइईन। चलो भाई, नेक्स्ट, ये लो, ध्यान दो, यहां पर कौन इंपॉर्टेंट है, बताओ भाई। अगला है डेक्रोन, जिसका दूसरा नाम होता है टेरिलीन। यहाँ एक तो होता है एसिड, ये देखो, जिसको कहते हैं टर्थेप्लिक एसिड। दोनों तरफ बेंजीन के एसिड ग्रुप होता है, ये है टर्थेप्लिक एसिड। और इसके साथ 2 कार्बन का एल्कोहल लेते हैं, पास पास वाले कार्बन पे OH अटैच होता है, इसको कहते हैं एथिलीन ग्लाइकोल। जब एल्कोहल का OH ग्रुप जाएगा, इसी एल्कोहल, इस एसिड का तो OH ग्रुप जाएगा और एल्कोहल का H जाएगा, तो बताओ यहाँ पर एस्टर बनेगा। और एल्कोहल और एसिड के बीच जो बॉन्ड बनता है वो एस्टर ही होता है। अब बहुत सारी यूनिट्स आपस में अटैच होगी तो एक एस्टर बॉन्ड नहीं होगा, पूरी चेन में बहुत सारे एस्टर बॉन्ड होंगे, इसी कारण इसको पॉलीएस्टर कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पॉलीएस्टर है एक प्रकार का, ये इस बहुलक का टाइप है इस पॉलीमर का। बताओ, डेक्रोन का दूसरा नाम होता है टेरिलीन। ट्रथेप्लिक एसिड और एथिलीन ग्लाइकोल है। हाँ, एक से ज्यादा यूनिट्स आपस में भाग ले रही है तो कोपॉलीमर है, सहबहुलक है। साथ में यहाँ पर बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ती है, कार्बन की संख्या बढ़ती है। चलो भाई, इसी का दूसरा फॉर्म, इसको कहते हैं गिलप्टल। जब यहाँ दोनों एसिड पास पास अटैच हो, ये देखो, जस्ट पास पास हो, वहां तो ऑपोजिट थे, यहाँ पास पास है। पास पास के लिए एसिड यूज होता है थैलिक एसिड, थैलिक अम्ल। एथिलीन ग्लाइकोल दोनों में कॉमन होता है, ये भी पॉलीएस्टर है क्योंकि यहाँ भी एसिड और एल्कोहल है। तो ये देखो, इसमें थैलिक एसिड का काम आता है और एथिलीन ग्लाइकोल, ये भी सहबहुलक है, पॉलीएस्टर है, डेक्रोन जैसा ये है। चलो भाई, अगला अब आता है नाइलॉन 6,6। तो देखो, इसकी मोनोमर यूनिट होती है, यहाँ पर एक तो होता है हेक्सा मिथाइलिन डाइएमीन, 6 कार्बन का ही होता है, बीच में 6 कार्बन की चेन होती है, दोनों तरफ NH2 ग्रुप जुड़े होते हैं। और एक होता है एडिपिक एसिड, 6 कार्बन का, बीच में 4 कार्बन, दोनों तरफ 2 एसिड। ये देखो, ये रहा।
ये इसी में देख लेते हैं, ये रहा, इसको तो कहते हैं एडिपिक एसिड और इसको कहते हैं हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन। अब एक तरफ एसिड है, एक तरफ NH2 है, एसिड का OH जा रहा है, NH2 का H जा रहा है, तो एमाइड बन जाएगा। अब एमाइड का कोई सिंगल बॉन्ड तो है नहीं, बहुत सारे एमाइड्स आपस में चेन में होंगे, इसलिए इसका टाइप है पॉलीएमाइड। ये लो, नाइलॉन जहां जहां आएगा ना 6, वहां पर एमाइड बॉन्ड ही बनेगा, इसलिए इनको पॉलीएमाइड टाइप मानते हैं। चलो ये अगला, अब देखो नाइलॉन 6 और नाइलॉन 10, इनमें क्या डिफरेंस रहता है, ध्यान देना। ये नाइलॉन 6 वाला हो गया था। चलो भाई, नाइलॉन 6 और नाइलॉन 10 में केवल इतना सा डिफरेंस है कि नाइलॉन 6 में दोनों मोनोमर में 6 कार्बन थे, यहाँ एक यूनिट में 6 होंगे, दूसरे में कितने होंगे, 10। हेक्सामिथाइलिन डाइएमीन तो सेम ही रहेगी, 6 कार्बन वाली, लेकिन यहाँ एसिड आ जाएगा, बीच में 8 कार्बन आ जाएंगे, दोनों तरफ एसिड है ही, तो कितने कार्बन हो गए, 10। इसको कहते हैं सीबेसिक एसिड। ये लो, एक तो होता है, ये देखो 10 कार्बन है, 10 कार्बन वाला एसिड होता है सीबेसिक एसिड, और ये हेक्सामेथिलीन है ही, और ये दोनों तरफ डाइएमीन है ही, ये भी एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। चलो भाई, अलग अलग यूनिट काम आ रही है तो कैसा पॉलीमर होगा, कोपोलीमर होगा, साथ साथ दो यूनिट्स आपस में अलग अलग प्रकार की है। चलो भाई, नाइलॉन 6 तो ध्यान देना एक बार, मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बता भी देता हूँ, इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, इसमें भी एमाइड होता है। अब ध्यान देना, ये लो, ये 5 होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो ये भी कितने कार्बन का होता है, 6, इसमें भी एमाइड बॉन्ड होता है, तो ये भी पॉलीएमाइड है, नाइलॉन 6। अब ध्यान देना, इसकी यूनिट होती है कैप्रोलेक्टम, देखो ये रहा, ये स्ट्रक्चर दोनों कैप्रोलेक्टम, तो इसकी मोनोमर यूनिट को बोलते हैं कैप्रोलेक्टम, ये भी पॉलीएमाइड है, नाइलॉन 6। चलो भाई, अगला ध्यान देना, नाइलॉन 6 का जरूर याद रखना, यहाँ पर एक ये समबहुलक क्यों है, क्योंकि इसकी मोनोमर यूनिट केवल एक ही है, कैप्रोलेक्टम। स्टार वाली बात है, कैप्रोलेक्टम मोनोमर यूनिट है नाइलॉन 6 की, केवल सिंगल टाइप की है, इसलिए होमोपोलीमर है, समबहुलक है, ये भी पॉलीएमाइड है। अगला, बेकेलाइट इंपॉर्टेंट है, फिनोल और फॉर्मएल्डिहाइड, तो भैया जब भी, ये लो, बेकेलाइट, बेकेलाइट जो पॉलीमर होता है, ये बना होता है फिनोल, फिनोल एक एरोमेटिक एल्कोहल होता है, और इसके साथ इसकी दूसरी यूनिट होती है फॉर्मएल्डिहाइड। ये लो, ये फिनोल है और ये फॉर्मएल्डिहाइड आधिक्य में लिया है, तो ये ऑर्थो पोजीशन पर CH2OH आ जाएगा, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, एक पॉलीमर बन जाएगा। चलो ध्यान रखना, तिर्यक बंधित बहुलक है, बहुत सारे जाल बनते हैं आपस में, आगे जाके बताएंगे, इसीलिए हार्ड है, तो इस ये हार्ड में आता है, इसीलिए इसको कहते हैं थर्मोशेटिंग, ताप दर्द बहुलक है ये। अभी हम पॉलीमर में अट्रैक्शन के बिहाफ पे क्या क्या टाइप होते हैं ये भी सीखेंगे। चलो भाई, ये लो, थोड़ा सा क्या कह रहा है, उपयोग, उपयोग भी देख लो थोड़ा सा क्या कहना चाह रहा है, ताकि आपका बहुत कम समय में बहुत अच्छा रिवीजन हो जाए। देखो मोनोमर ए मोनोमर बी, तो हमें ये नहीं, हमें बोना, देखो ब्यूना रबर है, इसके दो टाइप होंगे, ब्यूना एस और ब्यूना एन, एक यूनिट तो कॉमन है दोनों में, 1,3 ब्यूटाडाइईन। अब अगर एस है तो स्टाइरिन आएगा, ये देखो बेंजीन पे एथिलीन जुड़ी हुई है, और एन है तो क्या आएगा, एक्रिलो नाइट्राइल। तो ध्यान देना, ब्यूना एस और ब्यूना एन दोनों एक प्रकार के आर्टिफिशियल रबर है, कृत्रिम रबर है, एडिशन है, सहबाहुलक है, अलग अलग प्रकार की एक अलग इकाइयाँ काम आती है, और ये टायर बनाने में इनमें काम आते हैं। चलो ये हो ही गया। अब देखो नेचुरल रबर के बारे में दोबारा देख लेना, समपक्ष का मतलब है सिस फॉर्म होगा, 1,4 पॉलीआइसोप्रीन होगा, ये प्राकृतिक रबर की पहचान है। चलो भाई, ये आ गया ना वापस दोबारा, बबुलकों के समपक्ष पुनः पुनरावर्ती रिपीट होने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक गट्टा पर्चा जो कि ट्रांसफॉर्म है, तो ये गट्टा पर्चा वाला याद रखना, ये सिस फॉर्म नहीं है, कैसा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म है। तो देखना ये गट्टा पर्चा, थोड़ा सा ध्यान रखना, दोनों सेम यूनिट कहाँ है, ऑपोजिट साइड है, ये देखो ये दोनों ऑपोजिट, ये दोनों ऑपोजिट, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो भाई, वल्केनाइजेशन, आपको पता रबर को सल्फर की उपस्थिति में गर्म करते हैं और बीच में सल्फर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं। देखो रबर को हार्ड बनाने के लिए क्या करते हैं, रबर को कठोर बनाने के लिए क्या करते हैं,
ये जो रबर की मोनोमर यूनिट्स होती है, चेन होती है, उनके बीच एस आ जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड बन जाता है, ये फिर एक बन जैसा हो गया, दो सल्फर के एटम आ गए, इसको कहते हैं डाई सल्फाइड। इस प्रोसेस को कहते हैं वल्केनाइजेशन। रबर को कठोर बनाने के लिए वल्केनाइजेशन किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो गट्टा पर्चा इंपॉर्टेंट आया है, कौन सा फॉर्म, सिस नहीं ट्रांस, और एक वल्केनाइजेशन। तो ध्यान देना, रबर को मजबूत करने के लिए वल्केनाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। सल्फर की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, डाई सल्फाइड बॉन्ड आ जाते हैं। ये तो ये आ गया ना, एस बॉन्ड आ गया, डाई सल्फाइड बॉन्ड। एक और नाम इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे के पास अगर ये पॉलीमर लिखा हुआ नहीं हो ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पॉलीमर क्या होते हैं, अरे ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा इनका अपघटन होता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड, कुछ ऐसे पॉलीमर होते हैं जिनका माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा डिकम्पोज हो जाता है, जिनका अपघटन हो जाता है। तो ध्यान दो भाई, जैसे एक मैंने लिया बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं इनको, तो ये हालांकि इनसे पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता, पोल्यूशन भी नहीं होता, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन हो जाता है। तो कह रहा है अनेक बहुलक पर्यावरणीय निम्नीकरण प्रक्रमों के प्रति सर्वथा प्रतिरोधी होते हैं। बस तो इनका एक महत्वपूर्ण फायदा है कि इनका अपघटन हो जाता है। क्या कह रहा है, एलिफेटिक पॉलीएस्टर जैव निम्नीकृत बहुलकों का एक महत्वपूर्ण वर्ग है। ये भी एक पॉलीएस्टर है, इसका मतलब एसिड भी होगा और एल्कोहल भी होगा। देखो, एक एक एसिड मॉलिक्यूल है, एक एल्कोहल है, एक एसिड मॉलिक्यूल है, एक एल्कोहल है। चलो फर्स्ट कह रहा है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ब्यूटाइरेट का मतलब होता है 4 कार्बन, वेलर का मतलब होता है 5 कार्बन। ध्यान दो, शब्दों पे ध्यान दो, वेलर का मीनिंग 4, और इसका इसे ब्यूट का मतलब 4, वेलर का मतलब 5। तो ध्यान दो, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक अम्ल, ये ध्यान दो, 1 2 3 4 मेन फंक्शनल ग्रुप होता है एसिड, तो इसके कार्बन को नंबर दोगे 1, तो 1 2 3 4, तो क्या नाम पड़ गया, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब ये 5 कार्बन का है, तो 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या होगा, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। दोबारा मोनोमर यूनिट याद होनी चाहिए, दोबारा से सीखो। ये जो बायोडिग्रेडेबल है, इसका मीनिंग है यहाँ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है। यहाँ दो नाम आए हैं, 2 हाइड्रोक्सी तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, 4 कार्बन है, एक 5 कार्बन है, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए वेलर। इसका नाम तो है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, इसका नाम है 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड। अब एक का तो एसिड भाग लेगा, एक का एल्कोहल भाग लेगा, तो एस्टर बन जाएगा। ये लो, ध्यान देना। अब इस तरफ देखना, सेकंड पोजीशन पर ये एल्कोहल था, देखो ये इसका एच चला गया, और इधर देखना एसिड का OH चला गया। बीच में देखो कौन सा बॉन्ड बना, एस्टर। क्या बना रहे, एस्टर। अब देखना एक तरफ कितनी है, 2 और 1 3 और 1 4, एक 5 कार्बन का है। एक तरफ देखो 1 2 3 और 4 कार्बन का है, तो एक तरफ 4 कार्बन वाली यूनिट होनी चाहिए, एक तरफ 5 कार्बन वाली यूनिट होनी चाहिए। ये होता है PHBV। PHBV का फुल फॉर्म लिख लेना आप, ये देखो ये लिखा दिया ना, PHBV का मीनिंग क्या होता है, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी। क्यों, यहाँ बहुत सारी यूनिट्स है, एन लगाना पड़ेगा ना, एक लगी का यहाँ बहुत सारी यूज होती है, इसलिए ऐसे OH ग्रुप बहुत सारे हैं। तो देखना पोली। अब बीटा क्यों बोला ये भी सीख लो, फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा होता है, इससे अगला कार्बन बीटा होता है। इस पॉइंट को याद करवाया जा रहा है, इसका मतलब बच्चों को समझ जाना चाहिए कि एग्जाम में आने लायक है, इंपॉर्टेंट है और जरूर आएगा। तो बताओ इसको, अब देखो क्या बोला, बीटा पे OH आ गया तो क्या बोल देंगे, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक ये अम्ल। चलो भाई, तो ये देखो ये है पोली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। को का मतलब है दो आपस में जुड़ी है। फिर देखो इधर भी अल्फा और बीटा, देखो 4 कार्बन के लिए ब्यूट और 5 कार्बन के लिए वेलर यूज हुआ है, तो बोलो वही बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। 5 कार्बन के लिए वेलेरेट यूज हुआ है, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइरेट यूज हुआ है। दोनों ध्यान रखना, दोनों मोनोमर में 3 कार्बन पर OH है, तो 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड एस्टर बनेगा, ये भी एक पॉलीएस्टर है। चलो एक नाम और, नाइलॉन 2 और नाइलॉन 6। नाइलॉन 2 आया है, इसका मतलब 2 कार्बन का है, 2 कार्बन का होता है ग्लाइसिन। 2 कार्बन का एसिड आ गया, देखो यहाँ ये लो, एक तरफ OH जुड़ गया, एक तरफ NH2 जुड़ गया, और एक तरफ H जुड़ गया। सबसे सिंपल एमिनो एसिड कौन होता है, ये होता है ग्लाइसिन। एमिनो एसिड का मीनिंग है एक एमिनो ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। यहाँ क्या नहीं है, किरिल कार्बन नहीं है,
इसीलिए ग्लाइसिन को माना जाता है, जो अपन प्रकाशिक समझौता में पढ़ते हैं, इनएक्टिव है ये। तो ध्यान देना, ये प्रकाशिक निष्क्रिय है, फोटोसिंथेटिकली इनएक्टिव है, तो इसको प्रकाशिक निष्क्रिय मानते हैं। यहाँ कायरल कार्बन नहीं होता। तो एक तो 2 कार्बन का सबसे सिंपल ग्लाइसिन एमिनो एसिड होता है, और एक 6 कार्बन का जो नाइलॉन 6 को बनाने में कैप्रोलेक्टम यूज होता है ना, उसका रासायनिक नाम होता है, उसमें NH2 ग्रुप भी होता है। जब उसका जल अपघटन करवा दिया जाता है ना, तो वो रिंग टूट जाती है, एक तरफ NH2 ग्रुप आ जाता है, एक तरफ एसिड आ जाता है, तो उसको कहते हैं एमिनो कैप्रोइक अम्ल। तो ध्यान देना, एक बार दोबारा, बहुत बार याद करवाया जा रहा है, नाइलॉन 2 में 2 का मीनिंग है ग्लाइसिन, 2 कार्बन का एमिनो एसिड होता है ग्लाइसिन, और एक 6 कार्बन का जो कैप्रोलेक्टम का जल अपघटन करते हैं, उसकी वल्य का तो एक तरफ OH लग जाता है, एक तरफ H लग जाता है, उसको कहते हैं एमिनो कैप्रोइक एसिड। तो ये भी एक पॉलीएमाइड होगा, क्योंकि एक तो एसिड है, एक NH2 है। तो ध्यान देना, एसिड और NH2 क्या बनाते हैं, एमाइड। तो ये एक प्रकार का पॉलीएमाइड है। ये भी जैव निम्नीकरण होता है, 2 प्रकार की एकलक इकाइयां भाग लेती है, तो ये भी एक कोपोलीमर है, सहबहुलक है। 2 बहुलक मैंने याद करवा दिए हैं, PHB भी याद करवा दिया है, और नाइलॉन 2 नाइलॉन 6 याद करवा दिया है। चलो भाई, ये याद नहीं करना अपने को, पॉली ग्लाइकोलिक एसिड, पॉलीलैक्टिक एसिड, ये अपने सिलेबस में नहीं है। चलो भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी थे हमने आपको बता दिया। अब कोई भी आपका गलत नहीं होना चाहिए। 2 नाम इंपॉर्टेंट आए हैं जैव निम्नीकरण बहुलक में, वो एक आया है आपका PHBV, एक आया है नाइलॉन 2 नाइलॉन 6। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, आपको हर एक वीडियो की क्लास देखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू।